हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 अगस्त है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं न्यूज़पेपर में, अगर आपने उसको पढ़ा है तो। नहीं तो आपको इस डिस्कशन को ध्यान से सुनना है। वहाँ पर आपको कई सारे पीटी के फैक्ट्स मिलेंगे, और वो भी 2020 के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी भी न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्ज़ामिनेशन की डेट बढ़ गई है तो आपसे मई तक के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बल्कि आपसे जो इन दिनों में करंट अफेयर्स चल रहे हैं अब वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जून, जुलाई, अगस्त ये आपको करंट अफेयर्स जो है वो तैयार करना है। तो इस डिस्कशन में हम लोग प्रीलिम्स के फैक्ट्स को भी अब इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं धीरे धीरे, कि आप कैसे वहाँ के क्वेश्चंस आपसे छूटने ना पाए। और साथ में आईआर का जो एक बेहतरीन आर्टिकल है सी राजा मोहन साहब का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें आज आपको पता चलेगा व्हाट इज़ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। आखिर ये जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विल डिस्कस टुडे और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। एंड आज का कोटेशन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए है। मार्टिन लूथर किंग का ये कोटेशन है, इफ़ आई कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स आई कैन डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ठीक है, तो ये बहुत आप इसको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हम एम्बिशंस की बात करते हैं, जब भी हम गोल को पूरा करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से पूरा करें ताकि हम अपने गोल तक अचीव कर लें, वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो ऐसे कोटेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और आज के डिस्कशन में क्या कुछ खास है, देखिए आपको एक और बात और बताऊं कि इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का जो रिलेशन है, यानी कि बायलैटरल रिलेशन, उसने 72 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो 72 ईयर्स कंप्लीट करने के मौके पर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो स्विट्ज़रलैंड के साथ रिलेशन है वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से अच्छा है। लेकिन आपको एग्जैक्टली वो सेक्टर जानना होगा कि क्या हम एनर्जी सेक्टर में कैसा कोऑपरेशन रखते हैं, हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कैसा कोऑपरेशन रखते हैं, स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारा ट्रेड कितना है, कौन से नंबर पे है भारत या स्विट्ज़रलैंड, इन्वेस्टमेंट कितना होता है भारत में। तो ये सारी बातें आज के न्यूज़पेपर में दी हुई हैं 2 पेजेस में बहुत ही डिटेल में। और वहाँ से हम लोग बहुत ही क्रक्स पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल करके लाए हैं डिस्कशन में। वो आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर आप नोट के ज़रिए नोट्स बना लेंगे ताकि मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, बिकॉज इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के रिलेशन अभी, जैसा कि आपको मालूम है, जब कश्मीर वाला भी इशू हुआ था लास्ट ईयर 2019 में, तो उसमें यूरोपियन वहाँ से कंट्रीज से कुछ लोग आए थे, डेलीगेट्स आए थे यहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए कि ह्यूमन राइट्स का किस तरीके से वहाँ पर पालन हो रहा है, वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो अभी खास करके भारत का यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन आप अच्छा कह सकते हैं, और उसमें किन किन सेक्टर पे हमारा काम हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के डिस्कशन में ये भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसमें हम बात करने वाले हैं जो सी राजा मोहन साहब के द्वारा लिखा गया आर्टिकल, इंडिया, चाइना, यूएस, और उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स कि पहले जो रिलेशंस थे, फॉरेन रिलेशंस थे, वो किस तरीके के थे और आज किस तरीके के हैं। साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको मिलने वाले हैं। फाइन, तो देखिए एक बार बैकग्राउंडर में देख लेते हैं। हम लोग आज बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अगर आपने नाम सुना है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए होता है, 2015 में आया था। इसके बारे में आपको मैं बैकग्राउंडर में बताऊंगी डिटेल में पॉइंट्स के साथ। और 2016 में इसके कुछ नए रूल्स भी आए थे। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। जैसा आपको मालूम है एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है रिवर सिस्टम से, ठीक है। तो जब भी चीज़ें न्यूज़ में होती हैं, किसी भी तरीके से न्यूज़ में हो सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट बन रहा हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, लार्जेस्ट हो, या कोई डिस्प्यूट हो, तो ऐसे कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि वो रिवर फेमस हो जाता है और रिवर सिस्टम जो है वहाँ से ट्रिब्यूटरीज आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। तो आखिर हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक रोप वे का हम जिक्र करेंगे आज, इंडिया स्विट्जरलैंड रिलेशनशिप की बात करेंगे, मनरेगा में क्या इंपॉर्टेंट डाटा आया है सामने, और ये डाटा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन घटा है या बढ़ा है, कहाँ पर, रूरल एरिया में। तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा पूरे डिस्कशन को, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़, और न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेंट लेबर से जुड़े हुए न्यूज़ की। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब एक एक करके सारे जो देश हैं, सॉरी, सारे जो राज्य हैं वो
अपने यहाँ पर नॉर्म्स को ईज़ कर रहे हैं कि अब माइग्रेंट लेबरर्स अगर आते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, और इस तरीके के सारे रूल्स कर्नाटका इन लोगों ने अब आसान करने शुरू कर दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मूवमेंट फिर से शुरू हो गई है। अब यहाँ पे जो न्यूज़ आपको याद रखने वाली है वो ये है कि एक एक ऑफिशियल डाटा है, और इस ऑफिशियल डाटा के थ्रू, और ऑफिशियल डाटा कहाँ से मिलता है आपको ये ध्यान रखिएगा, NREGS, ठीक है, NREGS, इसको आपको नोट कर लेना है। इसका एक पोर्टल है, ये एक पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डाटा शो किया गया कि अगस्त 24 तक का ये डाटा जो है, इसमें अभी हम अगले पेज पे और डिटेल में देखने वाले हैं कि वुमेन इज़ द लोवेस्ट सिंस 2013-14, यानी कि 2013 और 14 में जो पार्टिसिपेशन था वुमेन का रूरल एरिया में वर्कफोर्स में, उससे भी ज़्यादा कम हो गया है। कब? 2019-20 का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसको हम और डिटेल में देख लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। दूसरी तरफ एक बात और आपको याद रखना है कि जो मेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ डिटेल में जानना चाहें कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कहाँ पर किस एरिया में कम हुआ है, तो इस के थ्रू आप देख सकते हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम जहाँ पर लेबर फोर्स पाए जाते हैं, ये जो ईस्टर्न राज्य हैं हमारे, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा इस तरह वेस्टर्न भी हम जाते हैं तो हरियाणा, ये सारे जो राज्य हैं उनमें पार्टिसिपेशन कैसे कम हुआ है, इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों वुमेन का पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में कम हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, सॉरी 19-20 नहीं, हम यहाँ पे 20-21 का डाटा देख रहे हैं। 20-21 में ये कितना है, 52.46% है। और इसके पहले अगर हम वुमेन का यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डेज़ हैं उसमें, और यहाँ पे अगर आप 2013 और 14 का देखते हैं तो ये 52.82 है, यानी कि इससे भी कम हो चुका है, 46 हो चुका है, 0.46। ये 20-21 का डाटा है। याद रखिएगा अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल अभी कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, तो क्वेश्चन वहाँ पे रेज हो सकता है, और ऐसे में हम ये वाला डाटा भी लिख सकते हैं कि NREGS के अकॉर्डिंगली, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंगली कितना ज़्यादा कम हुआ है पार्टिसिपेशन, ये हम यहाँ से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ क्या है जान लीजिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का की हम बात क्यों कर रहे हैं, पहला तो मुद्दा ये है, तो उसके पीछे का जो न्यूज़ है वो बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो चाइल्ड केयर होम्स होते हैं, वहाँ पे जो बच्चे और महिलाएं होते हैं उनके साथ जो वायलेंस हो रहा है उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एक डाटा है, एक रिपोर्ट शो किया गया है टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक सर्वे किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टाटा इंस्टीट्यूट के सर्वे ने बताया कि जो चाइल्ड केयर होम्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रहा है रूल्स रेगुलेशंस का, और बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो इन चीज़ों को कैसे, इन अब्यूज़ेस को कैसे रोका जाना चाहिए, इसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तो आपको बता दूँ एक चीज़ और कि रूल 35 याद रखना है, क्या रूल 35, किस चीज़ का रूल 35, जो JJ एक्ट का रूल 35 है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं तो न्यूज़पेपर में आप जाके देख लेंगे इसको, आपको सेकंड पेज पर ये मिल जाएगा। और वहाँ पर ये एग्जैक्टली मेंशन्ड है इस रूल में कि जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं वो मैंडेटरी उनको दी जाएंगी। साथ में जो साइकोलॉजिकल, ये रूल्स जो 2016 में आया है उसमें बदलाव किया गया कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से और ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा दिया जाएगा। बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल्स के साथ अलग अलग जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे वो काम करेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखेंगे। ये चीज़ों, इन मैंडेट्स को उसमें रूल 35 में क्लियर कर दिया गया, जो 2015 के बाद आया था, यानी कि 2016 में नए रूल के अकॉर्डिंगली। नाउ अब हम लोग एक्ट का जिक्र कर लेते हैं। एक्ट में क्या क्या खास चीज़ें हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में। सबसे पहले तो यहाँ पर चिल्ड्रन की बात की गई है कि नो चाइल्ड बिटवीन 16 to 18 years, no child between 16 to 18 years of age in conflict with the law will be handcuffed or sent to the jail or लॉकअप। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा पहले से भी, लेकिन एक बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे कि यहाँ पर भी ये रूल क्लियर कर दिया गया है कि 16 से 18 साल के बच्चों को जेल में नहीं डाला जाएगा, लॉकअप में नहीं डाला जाएगा। अगर इनके द्वारा कोई ऐसा वारदात होता है, गुनाह होता है, तो बच्चों को इनके रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है, ठीक है, इनको जेल में नहीं डाला जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
और उसके बाद प्रॉपर मेडिकल एंड लीगल एड्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, विल बी प्रोवाइडेड टू द जुवेनाइल क्राइम एंड देयर पेरेंट एंड गार्डियन विल बी ड्यूली इन्फॉर्म्ड। तो अगर बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है। इट आस्क every state government to set up at least one place of safety for the rehabilitation of such children। तो एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उनके सेफ्टी के लिए एक ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाती है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ एजेस का भी जिक्र है कि इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स द टाइम बाउंड प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए। ये आप इसको देख लेंगे। वेलफेयर ऑफिसर में कौन होगा? इट प्रोवाइड्स वन चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर विल बी डिप्लॉयड इन द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एज द रिहेबिलिटेशन कम प्लेसमेंट ऑफिसर। ठीक है, फिर रिहेबिलिटेशन कार्ड की बात की गई है कि एक कार्ड बनाया जाएगा, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी बच्चों की, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालने का मतलब ही है कि बच्चों में वो जो सिस्टम है वो बदलाव चाहता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहता है, पॉजिटिव चेंजेस चाहता है। क्योंकि जब बच्चे ऐसे किसी भी क्राइम एक्टिविटी में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस से, सराउंडिंग से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में ठीक करके और उनको फिर से एक अच्छी नई स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली सारे रूल्स रेगुलेशन तय किए जाएंगे। ये एक कॉमन सेंस है जो आपको अपने दिमाग में रखना है जब भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सेलिब्रेटिंग 72 ईयर्स ऑफ इंडो स्विस पार्टनरशिप। तो अगर आप में से किसी ने भी ये पूरा पेज स्किप किया है तो उनको यहाँ पर क्लियर रखना है कि इसको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ना है। तो इमेज थोड़ी सी छोटी हो गई है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसका जो पीडीएफ मैं शेयर करूँगी उसमें इन इमेजेस को बड़ा कर दिया जाएगा, राइट। तो आप लोग न्यूज़पेपर का सहारा लेंगे थोड़ा सा। यहाँ से मैं आपको ओवरव्यू यहाँ से देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले जो रिफॉर्म्स हैं उसका जिक्र किया गया है कि अभी जो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का रिलेशन है वो बहुत पुराना है और आज 72 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर ये स्विट्ज़रलैंड के साथ 1948 से हमारा बायलैटरल रिलेशन चला आ रहा है और तभी एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, याद रखना है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1948 में स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत में दिन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उन्होंने साइन किया था। उसके बाद दोनों देशों का जो बायलैटरल रिलेशन है वो अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, कोई ऐसे बीच में डिस्प्यूट्स वगैरह भी दिखाई नहीं दिए हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये भी आप इस डाटा के थ्रू जान सकते हैं कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 4.09% इन्वेस्टमेंट है। जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भारत में होता है उसमें जो स्विट्ज़रलैंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है वो 4.09% है ओवरऑल, जो कि 4th पोजीशन पर रखता है फिर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक ऐसा लोकेशन में है जो यूरोप के बाकी देशों के साथ रिलेशन को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, फिनटेक और ये सारी चीज़ें जो रेलवे गुड्स होते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी में जो स्विस कंपनीज़ हैं वो उनको भी एक्चुअली एक ऑफ़र मिलता है, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। साथ में जो भारत की कंपनियां हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से। तो ये इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। एंड that engage in all spheres of the bilateral cooperations including political trade and the commerce, the science and technologies, education, research, culture। तो ये इमेज आज बहुत छोटी हो गई है, आई डोंट नो कैसे, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करेंगे, न्यूज़पेपर को साथ में रखेंगे जब डिस्कशन को सुनेंगे। तो एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि बायलैटरल रिलेशन में इंडिया स्विट्ज़रलैंड बिजनेस राउंड टेबल को होस्ट किया गया था और 2019 में बर्न में। तो ये एक फैक्ट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ जेनेवा में विजिट पर गए थे 2016 में। उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे 2017 में। उसके बाद इंडिया के प्रेसिडेंट 2019 में रामनाथ कोविंद जी स्विट्ज़रलैंड विजिट पर गए थे। तो दोनों देशों के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखती हैं। और इसके लिए एक जो इंडिया स्विट्ज़रलैंड बिजनेस राउंड टेबल है ये भी आपको याद रखना है। एंड इंडो स्विस जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन भी बना था 1959 में। तो ये पुराना है, बट आपको इन सबको भी याद रखना है कि कौन कौन से कमीशन, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है दोनों देशों के बीच में। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन
है, ये भी है FOC के नाम से, जो कि 1996 में बना था। उसके बाद इंडो स्विस जॉइंट कमेटी है जो 2011 में बना था। तो ये सब बायलैटरल रिलेशन को कैसे मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, इसके लिए बनाया गया था। तो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के रिलेशन पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज अगर इतना हाईलाइटेड हो रहा है न्यूज़ में, इतना आपको कवरेज मिल रहा है, 72 ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन बन सकता है ना। एग्जिम बैंक की बात करते हैं तो एग्जिम बैंक के अकॉर्डिंगली जो फिगर दिया गया है वो उसमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड वाज द 11th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। 11th लार्जेस्ट, ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का बायलैटरल अगर ट्रेड की बात करें तो ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया और स्विट्जरलैंड में डबल टैक्सेशन ट्रीटी भी हुई है 1994 में, ठीक है, तो ये भी फैक्ट है। डबल टैक्सेशन ट्रीटी भी हुई है 1994 में। इसके अलावा 2010 में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अमेंड भी किया गया है। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 1997 में भी हुई है। तो देखिए 91 में जब LPG को हमने लॉन्च किया तो उसके बाद कैसे दोनों देशों के बीच का जो रिलेशन है ट्रेड का वो काफ़ी बढ़ गया, और इसके लिए प्रमोशन प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी की गई 1997 में। तो सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जोनर है, दैट इज़ बॉलीवुड। बॉलीवुड का एक अलग सा कनेक्शन है स्विट्ज़रलैंड के साथ, क्योंकि आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी मूवी है जो वहाँ पर ही शूट की जाती है। तो इससे क्या होता है, ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड को बेनिफिट होता है, इकोनॉमी में ऐड होता है, और ये एक्सचेंज है। दूसरा क्या है कि इंडिया का जो योगा और आयुर्वेदा है उसको वहाँ पर परस्यू किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये एक एक्सचेंज आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो न्यूज़ है ये भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। स्विट्जरलैंड हैज़ इनोवेटिव सॉल्यूशन टू ऑफर द रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। दोनों देशों के बीच का जो रीन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है उसमें बहुत अच्छा एक्सचेंज होने जा रहा है, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज़ यू नो, इंडिया में हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है 2022 तक। अगर आपको याद हो 175 गीगावाट तक का हमें रीन्यूएबल एनर्जी जो है उसको क्रिएट करना है, ये हमारा एम्बिशियस टारगेट है। नाउ द थिंग इज़ कि उस टारगेट तक आप कैसे पहुंचेंगे। उस टारगेट तक आप सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करके पहुंच सकते हैं, विंड एनर्जी के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो ये जितने भी आपके रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उस एनर्जी को क्रिएट करके हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें अब बायलैटरल रिलेशन पर भी फोकस करना होगा, कौन से देश हैं जो टेक्नोलॉजिकली इंडिया की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का भी नाम आता है, और बहुत बढ़ चढ़ करके आता है कि एनर्जी के सेक्टर में इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और क्लीन एनर्जी को और एफिशिएंट बनाने के लिए अभी जो रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं स्विट्ज़रलैंड के, वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। तो ये जो अगर ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्विट्ज़रलैंड भारत की मदद करता है तो एनर्जी एफिशिएंसी को गेन करने में इंडिया को बहुत मदद मिल सकती है। एक और बात याद रखिएगा, एनर्जी स्ट्रेटजी 2050, ठीक है, ES 2050, एनर्जी स्ट्रेटजी 2050, ये कहाँ का वहाँ का स्कीम है स्विट्ज़रलैंड का, और इसमें ऑब्वियसली भारत को भी जोड़ा जा रहा है। जो स्विस एनर्जी स्ट्रेटजी 2050 है इसको भारत के एम्बिशियस टारगेट के साथ शेयर किया जाएगा, और इससे जो रिन्यूएबल सोर्सेज का डेवलपमेंट है, चाहे वो विंड से हो, हाइड्रो पावर से हो, सोलर एनर्जी से हो, हर तरीके के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स पर इसमें फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, और साथ में जो हमारे एनवायरमेंटल टारगेट्स हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर वो पूरे हो पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरीके से जो बायलैटरल रिलेशन है वहाँ से भारत और स्विट्ज़रलैंड एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब चूँकि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको PPT में ये सारे इमेजेस को थोड़ा लार्ज करके दूंगी, तो यहाँ पे आप देखिए ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को अगर हमें एट अ ग्लांस देखना है तो एक्सपोर्ट कितना हुआ है, ये नवंबर 2019 तक का डाटा है। इंडिया का एक्सपोर्ट देखिए 2021 बिलियन डॉलर का है, और इम्पोर्ट 16,981 मिलियन डॉलर का है नवंबर 2019। ऑब्वियसली इम्पोर्ट जो है वहाँ से वो ज़्यादा है। इसके बाद क्या क्या आइटम्स हैं, तो आइटम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जनरली पूछे जाते हैं। तो भारत से एक्सपोर्ट क्या हो सकता है स्विट्ज़रलैंड में, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो लेदर प्रोडक्ट सोचिए यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और अब जैसे आत्मनिर्भर भारत का या आत्मनिर्भर स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसमें जो लोकल है उसको वोकल करने की बात की गई है, ग्लोबल लेवल पर लेके जाने की बात की गई है। तो अब जाहिर तौर पर जो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, शूज़ हैं, ज्वेलरीज खास करके, मशीनरीज हैं, टेक्सटाइल गारमेंट्स हैं,
ये पुराने समय में भारत का बहुत फेमस था और आज अब इसको फिर से एक बार इसको उठाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो कॉटन है, कॉफ़ी, टी, ये सब यहाँ से मंगाया जाता है। इम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इम्पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि क्या चीज़ें हम स्विट्ज़रलैंड से इम्पोर्ट करते हैं, जिसका कि इम्पोर्ट का हमारा जो पूरा यहाँ पे अमाउंट आता है वो इतना ज़्यादा आता है। तो स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों में मशीनरीज़ और इक्विपमेंट्स आते हैं, खास करके जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरीज़ एंड इक्विपमेंट्स हैं वो आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र है, जैसा अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि 4th पोजीशन पर है इन्वेस्टमेंट के मामले में स्विट्ज़रलैंड, जो भारत में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद स्विस इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में देखेंगे तो उसका यहाँ पे 12th लार्जेस्ट है। एक चीज़ क्लियर कर दूँ फिर से मैं, स्विस इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में होता है वो 12th लार्जेस्ट पोजीशन पर है इन्वेस्टर के मामले में स्विट्ज़रलैंड। इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो स्विट्ज़रलैंड में होता है वो 4th नंबर पर है। मतलब भारत स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है कि भारत की कंपनियों को वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है। वहाँ पे ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाकी सारे जो देश हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा होता है। जो फार्मास्यूटिकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर जा कर के इन्वेस्ट करती हैं। तो इंडिया प्लेस है 4th पोजीशन पर, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और स्विट्ज़रलैंड है 12th पोजीशन पर इन्वेस्ट करने के मामले में भारत में। ओके, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले न्यूज़ पर। असम से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। असम गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है 1.8 किलोमीटर का एक रोप वे। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो रोप वे है वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि कौन से रिवर पर है या कौन सी जगह पर है, कुछ भी बन सकता है, कौन से स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो असम ने इनॉग्रेट किया है 1.8 किलोमीटर का ये रोपवे है ब्रह्मपुत्र। ओके, और क्या याद रखना है हमें यहाँ पर इससे जुड़े हुए और फैक्ट्स कि भारत में और रोपवेज कहाँ हैं, कि ये रिवर पर रोपवे है, याद रखिएगा। और इसने क्या किया है, नॉर्थ गुवाहाटी को बहुत ही आसान बना दिया है, जोड़ दिया है। 8 मिनट में लोग इस तरफ से उस तरफ पहुँच सकते हैं। तो वहाँ की जो कैपेबिलिटी है वो सारी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो जो लोग हैं वो बहुत ईज़िली इस तरफ से उस तरफ जा पाएंगे। तो जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो इसमें क्या होगा, कनेक्टिंग गुवाहाटी टू नॉर्थ गुवाहाटी, ये असम में हुआ है, याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये हम लोग देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा का जो पूरा रिवर सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें आपको डिटेल में सारे रिवर को कौन कौन से राज्य से होकर के भारत में गुजर रही है ये भी याद रखना है। इसका आप ओरिजिन पॉइंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ब्रह्मपुत्रा रिवर का ओरिजिन कहाँ पर होता है। ठीक है, उसका नाम, आप लोकेशन का नाम बताएंगे कमेंट। इसके अलावा ध्यान से देखिए तो अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से होते हुए इसके सारे ट्रिब्यूटरीज को भी आपको देखना है, सुबनसिरी और दिबांग, दिहांग, लोहित। ठीक है, ये सारे इसके ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम याद रखना है। वो धनसिरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की हमें याद होनी चाहिए। तो ये पूरा रिवर सिस्टम है, कौन कौन से राज्य से होकर के जा रही है, आप इसको देख पा रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसी से जुड़ा हुआ कि बाकी राज्यों में जो रोपवे हैं वो क्या है और कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो 1.8 किलोमीटर का है जो असम में बना है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बना है, ये आपको याद रखना है। लेकिन 2.5 किलोमीटर का भी एक रोपवे है जो J&K में बना हुआ है और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रोपवे है। ध्यान दीजिएगा, गुलमर्ग में बना हुआ है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट हम बात नहीं करें, वर्ल्ड का हाईएस्ट ये पूरा रोपवे बना हुआ है। इनकी 4390 मीटर पर एक केबल बेस्ड लिफ्ट सर्विस बनी हुई है 2.5 किलोमीटर की। उसके बाद अगला देखते हैं 4 किलोमीटर का, उत्तराखंड में एक ऐसा रोपवे है, बट ये रिवर रोपवे नहीं है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट है इन द कंट्री। भारत का अगर हम लॉन्गेस्ट रोपवे देखते हैं तो वो उत्तराखंड में है 4 किलोमीटर का, बट ये रिवर रोपवे नहीं है। ध्यान देने वाली बात ये है। दार्जिलिंग में भी एक रोपवे बना, यानी कि वेस्ट बंगाल में भी रोपवे है। ओल्डेस्ट रोपवे जो भारत में बना, इंडिया में सर्विस इन इंडिया, रोपवे सर्विस इन इंडिया स्टार्टेड 1968। 1968 में जब ये स्टार्ट हुआ रोपवे सर्विस, तो उससे पहले वेस्ट बंगाल में बनाया गया था 2 किलोमीटर का। ये सारे पिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं आर्टिकल पर, और आर्टिकल है री इन्वेंटिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सी राजा मोहन साहब का। हम अक्सर ट्यूसडे को आर्टिकल डिस्कस करते हैं, आईआर पर इनका आर्टिकल होता है और बहुत ही अलग व्यू पॉइंट होता है, काफ़ी टू द पॉइंट होता है, बायस्ड नहीं होता। तो इसलिए हमें काफ़ी चीज़ों को यहाँ से जान सकते हैं और हम नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो आईआर में आ जाएगा सिलेबस में, एज यू नो
आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो हेयर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जानना है वो क्या है। तो देखिए, इसमें दो चीज़ों का जिक्र किया गया। एक तो पहले स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई है, और दूसरा जो इसमें ज़िक्र है पूरे आर्टिकल में वो चाइना और यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन कैसे बदला है। खास करके यहाँ पे कंपैरिजन 1990s से किया जा रहा है। ओके, तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि 90s में रिलेशन कैसा था यूएस के साथ भारत का, आज कैसा है। फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का 1990 में क्या मतलब था और आज क्या मतलब है। ओके, तो ये पूरा हमारा क्रक्स होगा आर्टिकल का जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे डाटा एंड फैक्ट्स मिले हुए होंगे जो आपको जानना चाहिए। तो नाउ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को यहाँ पर एक्चुअली जो इसका कॉन्टेक्स्ट है ये जान लीजिए। साउथ ईस्ट एशियन फोरम में लास्ट वीक एड्रेस किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने, और उन्होंने ही वहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि अभी इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को गेन करने की आवश्यकता है अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट की तरफ देखते हैं तो। एंड नाउ देखिए, अब दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट है मोदी जी का आत्मनिर्भर अभियान का, यानी सेल्फ रिलायंस बनाने का भारत को, और अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर के आता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पेश किया। तो अब यहाँ से एक अटकल ये लगाई जा सकती है कि क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यहाँ पर मतलब सिंपल सा है कि जब हम बात करते हैं अपनी सिक्योरिटी से सॉवरेनिटी की, तो उसमें भारत को ऑटोनॉमी हासिल करने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता है। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र क्यों किया गया कि अभी जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ था वहाँ पर आपने देखा कई तरीके की परेशानी सामने आई, और स्टिल अभी भी जो परेशानी है वो बनी हुई है चाइना के साथ। ऐसा नहीं कि सब कुछ नॉर्मल हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आज भी उतना ही है। तो इसमें या कोई भी ऐसी जब इन्फोर्सिंग कंडीशन इमर्ज होती है किसी भी देश के साथ भारत की, तो वहाँ पर हमारे पास कितनी ऑटोनॉमी है। क्या हम अपने यहाँ पर जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, क्या हम उसको मेक इन इंडिया में ला पाए हैं, या फिर हम अभी भी उसके लिए कहीं किसी और देश पर निर्भर हैं। या फिर जो इम्पोर्टेंट मिसाइल्स हैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम देशों का कंपेयर करते हैं, जैसे भारत का कंपेयर आप चाइना के साथ करते हैं कि भाई अगर युद्ध होता है किसी भी कंडीशन में किसी भी देश के साथ, तो दोनों देश के पास कितनी कैपेबिलिटी है। तो वैसे टर्म्स में कितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट भारत है ये बहुत मैटर करता है। तो एक तरफ जब हम सेल्फ रिलायंस होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं हमारे ये सेम कॉन्सेप्ट हम डिफेंस के सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी रख सकते हैं ऑटोनॉमी को गेन करने की। अब यहाँ पे एक चीज़ को बहुत से क्लियर कर दिया है कि सेल्फ रिलायंट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बाकी के देशों से रिश्ता नहीं रखेंगे या फिर बाकी के देशों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे या प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी को अपनाएंगे। इस चीज़ को बार बार मोदी जी ने क्लियर किया, और राइटर यहाँ पे सी राजा मोहन साहब ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्रॉपरली डिफाइन भी किया कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का वो क्या है। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस, यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट का जिक्र करेंगे। जब स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी आपको प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में पीएम ने ये कहा था वहाँ से कि इंडिया को अपने ग्लोबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट को कंटिन्यू रखते हुए अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उसको ग्लोबल लेवल तक लेकर के जाना है। दैट जो पास्ट डेफिनेशन था सेल्फ रिलायंस का वो इट वाज डिफरेंट, क्योंकि जब 90s के बाद यहाँ पे एलपीजी आता है और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम अचीव करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद से जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ही बनती चली गई। लेकिन उसके पहले का जो सिस्टम था वो थोड़ा प्रोटेक्शनल मेजर्स लिए जाते थे, राइट। जो पब्लिक सेक्टर था वो ज़्यादा डोमिनेट करता था, और ये सारी चीज़ें इसके पहले की थी। बट आज का जो डेफिनेशन है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ये यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इसी चीज़ पर एम्फेसिस किया है। इट इज़ ऑल अबाउट द एम्पावरिंग इंडिया। उनका क्या मतलब है यहाँ पर कि ये पूरी तरीके से भारत को एम्पावर करना है, इसमें उनको रिलायंस बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, इकोनॉमिक पोटेंशियल को कैसे हम अवेल कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ले सकते हैं, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है।
और इसी चीज़ को जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब है वो भी यही यहाँ पे कह रहे हैं। नाउ द ग्रोइंग कंसेंसस अमंग द मेजर इकोनॉमिक एक्टर्स फॉर शॉर्टर एंड मोर रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन। तो इन्होंने उस अपने स्पीच के दौरान, अनाउंसमेंट के दौरान ऑब्वियसली चाइना के बारे में ज़िक्र किया, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, क्योंकि कोरोना वायरस की जो क्राइसिस है इस समय में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हर एक देश के सामने आए। और उसमें एक बात जो समझ में आई वो ये आई कि जब भी ऐसी कोई इन्फोर्सिंग कंडीशन आ जाती है, ऐसा कोई पेंडेमिक, ऐसी कोई इस टाइप की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में ऑलमोस्ट जो देश हैं वहाँ पर लॉकडाउन इस तरीके से हो सकता है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो ऐसी किसी कंडीशन में हमने देखा कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में जिस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसके बाद जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होता है तो उसके से देश में काफ़ी हर तरीके की क्राइसिस आने लग जाती है। तो अभी जैसे एक तो हेल्थ क्राइसिस थी, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जुड़ने लगे, उसके बाद अलग अलग तरीके की क्राइसिस शुरू हो जाती है। तो ऐसे में इनका मानना है कि हर देश ये चाहता है कि वो कहीं ना कहीं ये जो रिस्क की कंडीशन है उससे वो बाहर रहे, उसके यहाँ पर इतना ज़्यादा रिलायंट हो रहे अपने आप में कि ऐसी सिचुएशन में अपने देश की कंडीशन को वो संभाल पाए। सो डी रिस्किंग सप्लाई चेन हैज़ नाउ बिकम एन एक्सप्लिसिट पॉलिसी फॉर मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। भारत के साथ कई और देश हैं जिनका कि ऐसे सप्लाई चेन का डिसरप्ट हो जाने का जो रिस्क है उसको कैसे वो काउंटर कर सकते हैं, ये अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज में से एक शामिल हो गया होगा। नाउ देयर इज अ ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न दैट बीजिंग हैज टेकन यूनिलैटरल एडवांटेज। हमने क्या देखा इस दौरान, देखा कि बीजिंग जो है यानी चाइना जो है वो पूरी तरीके से ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं सेंटर पर आ गया है, और इसकी वजह से यूनिलैटरल एडवांटेज हर तरफ से चाइना का हो रहा है। भले ही वायरस चाइना से उठा हो, वहाँ से निकला हो, लेकिन हमने क्या देखा कि वायरस ने, कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के मोस्टली हिस्सों को तबाह किया। और उसके बावजूद जो चाइना का प्रोडक्ट है वो नहीं रुका, जो चाइना की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती रहीं, लोग चाइना पर तब भी डिपेंडेंट रहे। चाइना से मास्क मंगवाए गए, वहीं से वेंटिलेटर्स मंगवाए गए, वहीं से पीपीई किट्स मंगवाए गए। तो इस तरीके से जो बीजिंग का एक डोमिनेंस है आज ट्रेडिंग के सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा है, और इसको ओवरकम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का, क्योंकि जब आप इन चीज़ों के लिए बहुत डिपेंडेंट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका डिस्प्यूट चल रहा होता है बॉर्डर का, फिर जो देश है वो अगर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आपके पास स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है, आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम लोग 90s के एरा में। अब 90s के एरा में ये बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस और चाइना का भारत के रिलेशन के साथ, तो 90s में जो यूएस के साथ रिलेशन था वो कुछ इस तरीके का था, लेकिन वहाँ पर भी बहुत चीज़ें अलग थी आज के सेक्टर में। इंडिया नीडेड वेस्टर्न कैपिटल एज वेल एज द टेक्नोलॉजी एज बेटर एक्सेस टू इट्स मार्केट। आज भारत को वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं और ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत है, उनके एक्सेस की ज़रूरत है, उनके मार्केट की ज़रूरत है। वहीं भारत भी आज बाकी देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भारत का एक्सेस चाहिए। वहीं यूएस के साथ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रीओरिएंटेशन है उनमें कॉपरेशन चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएस का जो थ्रेट है कहीं ना कहीं, एक यूएस का जो बार बार इंटरवेंशन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी रशिया के साथ भारत जो डिफेंस इक्विपमेंट्स में शामिल है, उसको मंगाता है, इंपोर्ट करता है वहाँ से, तो एक एक्ट है यूएस का काटसा, अगर आपने पढ़ा है काटसा, तो उसके अकॉर्डिंगली यूएस क्या करता है, यूएस ने जिनके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है यानी कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया, उनके साथ अगर कोई भी देश जो यूएस का अलाइड पार्टनर है, अगर वो ट्रेड करता है, रिलेशन कंटिन्यू करता है डिफेंस के सेक्टर में, तो उस पर भी सैंक्शन लगाया जा सकता है। ये भी हाल ही में न्यूज़ में आया था, और ये इंडिया के साथ भी हो सकता है। वो होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट ऐसे कानून बने हुए हैं। तो ऐसे कानून क्या करते हैं, भारत को कहीं ना कहीं थ्रेट में डालते हैं, और ये ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ जो हैं वो भारत को सेल्फ रिलायंट होने पर भी मजबूर करते हैं। Washington also thought the South Asia nuclear weapon program were a big threat to the international peace and security. तो सबके अपने अपने इसमें मतभेद हैं। और अगर अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के मामले पे जो एक बहुत बड़ा चेंज अगर आप देखेंगे 90s के दशक में, जब आप यूएस की जो पॉलिसी थी भारत को लेकर के, आप अगर उसको एनालिसिस करते हैं
तो वो बिल्कुल डिफरेंट थी जो आज है। तब कश्मीर के मुद्दे को लेकर के यूएस बहुत को डेंजरस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बताता था। लेकिन वहीं अगर आज हम देखें, आज की पॉलिसी को देखें, तो उसमें कश्मीर हो या फिर न्यूक्लियर का इशू हो, वहाँ पर यूएस भारत के समर्थन में रहता है। यहाँ की यूएनएससी का सवाल है, जब चाइना ने बार बार कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की, तो वहाँ पर यूएस ही था जिसने चाइना को रोका है। तो इस तरीके से आज जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बदली हैं। कल की जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत डिफरेंट थी, और यही सेम चीज़ चाइना के साथ भी देखने को मिल रहा है। चाइना अब जब जब यूएस ने इंडिया को कोऑपरेट करने की कोशिश की, कहाँ पर एटॉमिक फ्रंट में, कि जो ब्लॉकेट्स हैं उसको ख़त्म किया जाए और एनर्जी का हिस्सा बनाया जाए भारत को, तो वहाँ पर चाइना सामने आ गया। चाइना ने कहा कि अगर भारत को हिस्सा बनाया जाएगा तो पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से चाइना अलग अलग तरीके से ऑब्स्टिकल्स जो है भारत के लिए क्रिएट करता रहता है। और फिर उसके बाद ये सारी पॉलिसीज़ जो 90s में थी उसका ज़िक्र है। और इंडियाज़ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाज अबाउट, अब देखिए जो 90s में इंडिया का स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी था वो क्या था, और आज जो ऑटोनॉमी है उसका मतलब क्या है। तो 90s में जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का भारत के लिए मतलब था, वो था जो यूएस के पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं उससे बचना। ठीक है, यूएस के जो पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं उससे बचना। आज के समय में इसका क्या मतलब है? आज के समय में जब चाइना का बार बार चैलेंज भारत की टेरिटोरियल और सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पर चैलेंज चाइना करता है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को वहाँ से खदेड़ना और उसको डायरेक्ट काउंटर करना भारत का उद्देश्य है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का आज के समय में। 90s की बात करें तो यूएस भारत के लिए एक इकोनॉमिक पार्टनर था, ऑब्वियसली बहुत वैल्यूड इकोनॉमिक पार्टनर था अगर हम यूएस का जिक्र करते हैं तो। लेकिन अगर व्हाट अबाउट चाइना, आज के समय में चाइना जो है, चाइना के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ व्यू दिल्ली एज अ मेजर थ्रेट टू इंडिया। वहीं चाइना आज इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से भी एक थ्रेट है भारत के लिए। देखिए आप, $55 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, 2019 का ये डाटा है। तो लगातार ये जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना तो भारत से कोई सामान लेता नहीं, बहुत कम लेता है, और चाइना डंपिंग के थ्रू या अपने सामानों को सस्ता करके जिस भी अलग अलग तरीके से भारत में अपने सामानों को भेजता रहता है। तो इस तरीके से जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है भारत का, और इसलिए यहाँ पे एक सख्त कदम उठाया गया आरसीईपी को नहीं ज्वाइन करने का। उसके पीछे का कारण यही था। उसके बाद अभी जो लद्दाख का अग्रेशन है उसको यहाँ पे मैनेज किया गया, काउंटर किया गया, और तब इसमें कहीं ना कहीं जो डीकपल करना पड़ा जो कमर्शियल विड्रॉल्स से, वो कंटिन्यू करने पड़े चाइना के। टुडे इज द लॉजिक ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम चाइना नजेस इंडिया टू लुक फॉर द स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आज के समय में चाइना को टारगेट करने के लिए इंडिया को यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन सभी के साथ अपने बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस को कंटिन्यू करना है, स्ट्रांग बनाना है। कंक्लूजन द स्टोरी क्या है? कंक्लूजन ये है कि थ्रेट टू ईदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आर पावरफुल एनफ टू देयर ओन टू कंपेल ड्रास्टिक चेंज इन एनी नेशन पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं, अपने आंसर में कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी थ्रेट जो आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट करता है, चैलेंज करता है, या आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को चैलेंज करता है, तो ये दोनों ही ऐसे दो पावरफुल वेपन है जो आपको ये ताकत देते हैं कि आप अपने देश की पॉलिसी को बदलें, उसमें ड्रास्टिक बदलाव लेकर के आएँ। और इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत का स्कीम है, ये बहुत ज़रूरी है आज इंडिया में, क्योंकि डायरेक्ट जिस तरीके से थ्रेट चाइना के द्वारा मिलते जा रहे हैं इकोनॉमिक एज वेल एज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर, में यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, सेल्फ इंडिपेंडेंस, भारत की मदद कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, इसको ध्यान रखिएगा आप। और आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ आप लोग सॉल्व कीजिए, आपके लिए ही दिए जाते हैं, हमारे पास तो ये हैं ही क्वेश्चंस बने हुए, राइट। तो प्लीज़ आप लोग इसको सॉल्व जरूर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और कल के क्वेश्चंस का आंसर भी आपको दिया गया है, इसको आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स को ज़रूर भेजा कीजिए। कल के जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन हैं उसको ग्रुप में डाल दिया गया था, आंसर राइटिंग वाला जो ग्रुप है आईएएस दरबार का टेलीग्राम पर, वहाँ पर डाला गया है। आज का भी आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आपको ग्रुप पर ही डाला जाएगा। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आपको उस ग्रुप पर मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग।